केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के मामले में अहमदाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ अमित शाह ने अपने असली भाषण और फर्जी वीडियो को भी मीडिया के सामने पेश करके कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फर्जी वीडियो को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस चुनाव में फर्जी वीडियो पर एक बड़ी चुनावी फाइट चालू है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों की धरपकड़ चालू है, दूसरी ओर अमित शाह ने असली और नकली वीडियो दिखाकर कांग्रेस के ऊपर फर्जी वीडियो बनाने के कारनामे करने का आरोप लगाया। ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। तो देश की जनता को इतने कहूँगा, सावधान हो जाइए। ये कांग्रेस है, झूठ भी खूब खुलकर बोलती है और डीप फेक में भी इनका नाम खुलकर आता है। और पुलिस का किस्सा तो ऐसा है कि अमित शाह के फर्जी वीडियो पर देश भर में पुलिस का एक्शन चालू है। पहले असम से एक गिरफ्तारी के बाद अब 2 आरोपियों को गुजरात साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए संतेश बंसोला है और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आरबी बैरिया। हमने एक एफआईआर नोंधी है जिसमें सेक्शंस 505A, 1B, 469, 153A और आईटी एक्ट के हेठड़ ये गुना नोंधा है। उसमें मुख्य 2 आरोपी हैं जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल आरबी बारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जिग्नेश मेवानी कह रहे हैं कि पुलिस ने चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जानबूझकर चुनिंदा कार्रवाई की है। ऑफ कोर्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, दूसरी ओर बीजेपी के फर्जी वीडियो पर चुप्पी साधने के आरोप भी लगा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर फर्जी वीडियो और डीप फेक को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है। दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई जब 400 पार वाले नारे को लेकर संविधान बदलने की बात पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने कहा कि संविधान बदलकर बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक से आंध्र तक संविधान के खिलाफ धर्म पर आरक्षण भी दे दिया है। तब कांग्रेस के समर्थक नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का एक वीडियो प्रचारित करके बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू किया।
अब एक तरफ फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ संविधान और आरक्षण के नाम पर सियासत। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने अमित शाह के फेक वीडियो मामले में बीजेपी पर पलटवार करके करारा वार किया है। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर लोकतंत्र की हत्या उसे बताया। देखिए पवन खेड़ा से हमारी संवाददाता ब्रिजेश दोषी की एक खास बातचीत। गुजरात में चुनाव के बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा आज गुजरात दौरे पे पहुंचे हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। पवन जी, आज आपने एक बड़ा आरोप लगाया, क्षत्रिय आंदोलन को लेकर भी आप यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या आप किस तरह देखते हैं गुजरात के चुनाव को और कैसी स्थिति कांग्रेस की, क्योंकि सूरत की सीट बिना उम्मीदवार के कांग्रेस हार गई और अब जो है 25 सीटों पे चुनाव हो रहा है। कांग्रेस कहाँ पे है गुजरात में? सूरत में कांग्रेस नहीं आ रही, सूरत में लोकतंत्र हारा है, चुनावी प्रक्रिया हारी है। लोगों का जो वोटर का जो हक होता है, 5 साल वो इंतजार करती है कि भाई मैं वोट दूंगी, उसके हकों को हराया गया है। तो बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, लोकतंत्र की है। रही बात क्षत्रिय आंदोलन की, तो मैं राजस्थान से आता हूं, क्षत्रिय समाज से आता हूं, मुझे मालूम है हमारे समाज में कितना रोष है और वो रोष जायज़ है। क्षत्रियों का, क्षत्राणियों का जिस तरह से अपमान किया गया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, मोदी जी के बहुत करीबी हैं, शायद कुछ मजबूरी है, मोदी जी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, पूरा समाज नाराज है, लेकिन एक पुरुषोत्तम रूपाला को बचाना जरूरी है। ये कहाँ का न्याय है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारा समाज ये जानना चाहता है। पवन जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस हताश हो गई है और मेरे एडिटेड वीडियो चलाकर आरक्षण खत्म हो गया, ऐसी बातें करेंगे, कांग्रेस की हताशा है। और आज उसी केस के अंदर गुजरात में भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विधायक जिग्नेश मेवाणी के ऑफिस संभालते हैं, उनको अहमदाबाद साइबर पुलिस ने पकड़ा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह के एडिटेड वीडियो घुमा रहे हैं, ऐसा गृह मंत्री का आरोप। वीडियो की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको पूछता हूं कि क्या ज्योति मिर्धा ने खुलकर नहीं बोला कि हम संविधान बदलेंगे, 400 मिलेंगी? तो क्या अरुण गोविल ने नहीं बोला? क्या अनंत हेगड़े ने नहीं बोला? इनके और तमाम नेता लगातार बोल रहे हैं साहब हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। वो सब वीडियो खराब है, गलत है। और जो वीडियो काट छाट कर एक्सपर्ट हैं काटने छाटने में, वो तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। राहुल गांधी के कितने वीडियो इन्होंने काट छाट के रोज करते हैं, इनका काम ही है, पूरा कैबिनेट यही काम करता है। ये किस तरह की बात है कि साहब पुलिस भेज देंगे? क्यों पुलिस भेज देंगे? ज्योति मिर्धा को गिरफ्तार करिए, जिन्होंने खुलकर कहा था कि 400 मिलेंगी तो संविधान बदलेंगे। पर ये लोग आरोप लगा कि कांग्रेस हताश हो गई, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता अरे हम हताश दिख रहे हैं। हताश तो नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। 2 चरण हो गए, उसके बाद देखो भाषा बदल गई, भाव भंगिमा बदल गई। इतना परेशान साहब को हमने कभी देखा ही नहीं जितना आप दिख रहे हैं। हम तो कोई हताश नहीं हुए, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। आप इस चीज को गलत नहीं मानते हैं कि एडिटेड वीडियो वायरल किए गए देश के गृह मंत्री के? क्या ये बात सच नहीं है कि देश के गृह मंत्री जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलकर बोला हम संविधान बदलना चाहते हैं? ये तो खुद बोले हैं, हम थोड़ा ही बोले हैं। तो क्या कभी अभी भी कांग्रेस उस स्टैंड पे है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो जो है वो स्टैंड नहीं है, बीजेपी का स्टैंड है। बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं लोगों में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, और फिर जब सरकार में आते हैं कर देते हैं। ये अभी भी यही करने जाने की नियत थी इनकी, वो तो हमने रोक दिया। 200 सीटों से ऊपर नहीं जा रहे, 150 पौने 200 आएंगी तो नहीं कर पाएंगे। बात करने के लिए तो ये थे कांग्रेस से पवन खेड़ा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भाजपा का स्टैंड है, हमारा स्टैंड नहीं है। ऐसे एडिटेड वीडियो भाजपा फैलाती है, हम लोग नहीं फैलाते हैं, और अगर हुआ है तो उसमें गलत क्या है, क्या इसके लिए पुलिस करने की जरूरत क्यों पड़ी? अहमदाबाद से कैमरामैन जयम निवास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात में इस बार सभी की नजरें हैं भरूच लोकसभा सीट पर। इस सीट पर काफी वक्त से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार भरूच के चुनावी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यहां बीजेपी को इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। बीजेपी ने दांव खेलते हुए सीट पर मनसुख भाई बसावा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेता चैता वसावा को मैदान में उतारा है। ऐसे में वहां के औद्योगिक विकास को देखते हुए उद्योगपतियों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। Those industries who are doing lot of work for protecting the environment, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही उम्दा सिचुएशन है महिलाओं को लेके। हम लोग जो मोदी जी का $3 मिलियन, $3 मिलियन, $5 मिलियन का जो इकोनॉमी का जो
सपना है उसको 100% फुलफिल कर सकते हैं। भरूच लोकसभा में सबसे जो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो रोज़गार का भी रहा है। हमने जहाँ पर भी बात की रोज़गार की बात आई थी, पर साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि गुजरात का सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, वो भरूच में हुआ है। और वो आज की बात नहीं है, 30 साल पहले से जो है वो भरूच ज़िला जो है या भरूच का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला था और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी यहाँ पे थी पूरे गुजरात में। तो हमारे साथ भरूच और अंकलेश्वर के जो जाने माने उद्योगपति हैं, उद्योग जगत से जुड़ी जो भी हस्तियाँ हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे रहा है और कितना बदलाव रहा है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो भरूच आज नहीं, बाकी जगहों पे तो अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है, भरूच तो सालों से डेवलप रहा है। क्या वजह रही और आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव आप यहाँ पे देख रहे हैं? भरूच का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 78 के बाद चालू हुआ और तब से आज तक भरूच का ग्रोथ ये इंडिया का ग्रोथ से भी बहुत आगे है। अपना मोदी साहब मैनी टाइम्स बोलते हैं कि गुजरात इज़ द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया एंड भरूच इज़ द ग्रोथ इंजन फॉर गुजरात। हमारे यहाँ आसपास आप देखो तो 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उनके साथ एसईजेड भी है, 3 एसईजेड हमारे पास है और दहेज, विलायत, झगड़िया, पानोली और भरूच और पालेज ये सब इंडस्ट्रियल से दमदमते विस्तार है। अब जब युवाओं के पास में गया, ट्राइबल इलाकों में गया, बात हुई तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इंडस्ट्री तो वही की वही है, इंडस्ट्री बढ़ी है, ऊपर से 78 में जो थी उससे तो ज़्यादा ही हुई है। तो रोज़गार क्यों नहीं है? क्यों युवाओं को लगता है कि रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है यहाँ पे औद्योगिक विकास होने के बावजूद? आपने जो बात की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे अंकलेश्वर डेवलप हुआ तो अंकलेश्वर में जीआईडीसी ने अपने क्वार्टर्स बनाए थे, लो कॉस्ट हाउसिंग क्वार्टर। वो किराए पे मीन्स एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट दे वेर गिविंग इनिशियल स्टेज। दहेज में वो फैसिलिटी नहीं है। तो आप अगर किसी को मिनिमम वेजेस के हिसाब से अगर 15,000 रुपया देते हैं तो उसका कॉस्ट अगर गिनेंगे तो उसके हाथ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू बेयर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड, एकोमोडेशन, एवरीथिंग। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यू हैव टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ वर्कर क्लास, वर्कर कॉलोनी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे खड़े करने की ज़रूरत है। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ मेजर इशू। दूसरा आपने जो बताया कि भरूच में क्यों इतना सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 3 फैक्टर फॉर एनी इंडस्ट्रीज स्पेशली केमिकल, कि एक तो पानी चाहिए इंडस्ट्री को, पानी अवेलेबल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। मुझे 2002 जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र भाई, उसके बाद में उन्होंने 220 kVA का एक सब स्टेशन दहेज में इनोग्रेट किया था। 2002 में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन उनकी वो स्पीच में उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि दहेज का ग्रोथ कैसे होने वाला है, इसीलिए भले ही अभी डिमांड न हो लेकिन ये स्टेशन लगा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस हो। अंकलेश्वर की बात की जाए, अंकलेश्वर जीआईडीसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी जीआईडीसी और काफ़ी रोज़गार देती है। अंकलेश्वर की इंडस्ट्री को लेके भी काफ़ी कंप्लेन होती रहती थी। अब जब बात होती है, आप आगे कैसे देखते हैं? क्या डेवलपमेंट वहाँ पे बचा है, स्कोप है, और एसोसिएशन की क्या एक्सपेक्टेशन है, इंडस्ट्रीज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली जो सरकार है उससे? सर देखो, एक तो अंकलेश्वर तो ग्रोथ इंजन रहा ही है। भरूच डिस्ट्रिक्ट में अंकलेश्वर का नाम लिया ही जाएगा। लोग ऐसे भी बोलते थे कि भाई अंकलेश्वर एशिया का बिगेस्ट एस्टेट है, और मैं बोलता हूँ कि वो रहेगा ही, क्योंकि सब अपॉर्चुनिटी है। हमको सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही चीज़ चाहिए कि जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो होता है कि भाई पॉल्यूशन का एक कॉमन फैसिलिटी चाहिए, वो कॉमन फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं। अगर उसमें हमको आने वाली सरकार से वही उम्मीद है कि हमारा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और इंडस्ट्री की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि अंकलेश्वर औद्योगिक में स्किल लेबर की आज भी तारीख में भी कमी है। स्किल लेबर गुजरात से अवेलेबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि गुजराती लोग स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा ध्यान दें, ITI वगैरह, तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए बाहर से लोग ही लाना पड़ता है। इसलिए गुजरात के लोगों को दिक्कत है कि भाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको जो तरीके का काम चाहिए वो तरीका काम यहाँ मिल ही रहा है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके हिसाब से क्या महिलाओं को रोज़गार मिलता है? लोग आगे आते हैं, नहीं आते? क्योंकि कहा स्किल लेबर नहीं है, तो आप क्या मानते हैं किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है? यहाँ पे बहुत ही उम्दा सिचुएशन है महिलाओं को लेके। पहले तो सोशल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि एक विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इक्वालिटी को देखा जा रहा है।
साथ में डाइवर्सिटी की जो पालन करने का नियम आया है इंडस्ट्रीज़ में, 33% वुमेन, सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग एनफोर्स्ड। और इसी वजह से महिलाएं आगे आती हैं, काम प्लांट में भी, नॉन टेक्निकल साइड्स पे भी काम करती है। यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट्स में भी महिलाओं को एक सुविधाजनक वातावरण मिल रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, ताकि वो सुविधाजनक काम कर सके और अच्छा आउटपुट देती है। प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर वेरी हाई। योकोहामा प्लांट फॉर एग्जांपल इज़ फुल ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ और वो नाइट शिफ्ट में भी जाती हैं। प्रोत्साहक वातावरण है विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए। इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाने वाला कोई बंदा जो है वो बात गांधीनगर या दिल्ली नहीं पहुंचती। अंकलेश्वर जीआईडीसी भी ये फेस कर रहा है। किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये? सर ऐसा है कि सालों पहले हमारे जो मरहूम अहमद पटेल साहब थे, उनकी लीडरशिप की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो आज भी डेवलप तो है ही, लेकिन जो गांधीनगर वाली बात है वो अभी तो गवर्नमेंट तो सब वन साइड है। फिर भी अगर हमको इतना सपोर्ट नहीं होता है, नहीं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग जो मोदी जी का 3 मिलियन, 5 मिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी का जो सपना है उसको 100% फुलफिल कर सकते हैं। हमको थोड़ा ही पुशअप चाहिए, बस थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं उसमें हमको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली ऐसी कोई स्कीम को वर्कआउट करना चाहिए कि दोज इंडस्ट्रीज हु आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को उसका प्रमोशन मिले और एग्जाम्पल मिले कि ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा होता है। दूसरा, जीआईडीसी हैज़ टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे डीप सी पाइपलाइन है, राइट, तो उसका मेंटेन वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है। So quality of infrastructure is very important for the sustainable development. जो भरूच का बुनियादी मुद्दा है कि लिवेबल सिटी नहीं बन पाया, सब लोगों को रोज़गार देता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना है, रेवेन्यू भी सरकार को उतनी मिलती है, पर ये जो मुद्दे हैं जो यहाँ की लीडरशिप है उनको समझने होंगे। जो सांसद नए आएंगे उनको ये देखना होगा कि किस तरह से ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दों का सॉल्यूशन कैसे लाया जा सके। और जब डबल इंजन सरकार की बातें होती हैं तब ये मुद्दे जो हैं वो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब ये मुद्दे सॉल्व होंगे तभी यहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे और लोग यहाँ पे खुशहाल रहेंगे। भरूच से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। अहमदाबाद में हुई बीसीसीआई बैठक के बाद T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान हुआ। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। टीम में केएल राहुल और ईशान किशन जैसे दिग्गजों को जगह नहीं दी गई है। वहीं विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत को भी जगह दी गई है। चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान टीम में शामिल हैं। टीम में मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे भी अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को भी जगह दी गई है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जीआई टैग दिया गया। फिर से गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जीआई टैग दिया गया है। अजरक आज देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस टैग के मिलने के बाद कारीगर बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि उनके काम को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाएगी। करीब 500 सालों से गुजरात के कच्छ में पली बढ़ी और पनपी शिल्पकला आज इंटरनेशनल हो गई है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। अजरक ब्लॉक प्रिंट हस्तकला को जीआई टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिनकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। कच्छ में करीब 200 कारखाने हैं और अजरक कपड़ा शिल्प से जुड़े लगभग 1500 से 2000 कारीगर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अजरक प्रिंट में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेचुरल होते हैं। इन रंगों को सब्जी, मिट्टी और चूने के पेस्ट से बनाया जाता है, जिससे इसकी छपाई होती है और इसे बनाने में काफी समय और मेहनत भी लगती है। अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से 3 जगह गुजरात में कच्छ, राजस्थान में बाड़मेर और पाकिस्तान में सिंध में होता है। बताया जाता है कि कच्छ में अजरक कला पाकिस्तान के सिंध से आई।
1634 में कच्छ के राजा भारमल जी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कारीगर कच्छ में आकर बस गए और फिर पूरे देश में कच्छ कला प्रसिद्ध हो गई। अजरक के कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि उनकी कला अब दुनिया के नक्शे पर आ गई है। खुशी इस बात की है कि अजरक की खासियत अब दुनिया जान सकेगी। इस शिल्प से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से अब नकली अजरक उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगेगी और उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। बड़ी बात यह भी है कि अजरक कला को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। कच्छ से कौशिक कंथेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।